एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। इंस्पेक्टर उस्मान और शारिक रेस्टोरेंट में बैठे चाय पी रहे थे। इंस्पेक्टर उस्मान चाय की चुस्की लेते हुए बोला, सुना था तुम अफगानिस्तान गए हुए थे। मुझे आज सुबह ही तुम्हारी धमाका खेज वापसी का पता चला है। शारिक बोला, धमाका खेज वापसी? मैं समझा नहीं। इंस्पेक्टर बोला, कल आते ही तुमने जो कुछ भी किया है उसे धमाका खेज ही कहा जाएगा। शारिक बोला, मैं अब भी नहीं समझा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इंस्पेक्टर उस्मान उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, देखो शारिक, मैं इस वक्त एक पुलिस ऑफिसर नहीं, दोस्त की हैसियत से तुमसे बात कर रहा हूँ, इसलिए मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। शारिक बोला, बखुदा तुम्हारी बात का मतलब मैं अब भी नहीं समझा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अलबत्ता एक मेहरबान ने मुझे किसी चक्कर में फंसाने की कोशिश की थी। इंस्पेक्टर उस्मान बोला, ओ तो इसका मतलब है कि तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा? शारिक ने नफी में सर हिलाया, बोला नहीं। इंस्पेक्टर ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी, बोला, ये जीजा शटल्ली कौन है? इस मर्तबा शारिक के मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो बोला, ओह अब तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है। अभी मैंने तुम्हें बताया था ना कि किसी मेहरबान ने मुझे किसी चक्कर में फंसाने की कोशिश की है। मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ। जीजे शटल्ली से मेरी मुलाकात चंद रोज पहले झंग में हुई थी। वो पहले हेरोइन फरोशी का धंधा करता था मगर फिर गायब हो गया, लेकिन तुम्हारी बरादरी के लोग उसे तंग करते रहे। इस दौरान उसका बेटा सरोतफरी के लिए कोयटा गया, जहां वो कत्ल के एक केस में फंस गया। जीजा शटल्ली के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कोयटा जाकर बेटे की जमानत करवा सके और उसका केस लड़ने के लिए किसी वकील की खिदमात हासिल कर सके। मैं उसे अपने साथ लाहौर ले आया, उसे कुछ रकम देकर कोयटा भेजना चाहता था। कल रात वो उस मकान में अकेला था और मेरा ख्याल है दिन में किसी वक्त हाजी के आदमियों की नजरों में आ गया। उन्होंने रात को उसे कत्ल कर दिया और हाजी ने एक खत के जरिए मुझे धमकी दी है कि मैं 3 दिन के अंदर अंदर ये शहर छोड़ दूं, वरना वो मुझे भी जीजे शटल्ली की तरह मौत के घाट उतार देगा। कल रात भी हाजी ने मुझे जीजे के कत्ल में फंसाने की कोशिश की थी। अगर मुझे उस मकान से निकलने में 1 मिनट की भी ताखीर हो जाती तो पुलिस मुझे धर लेती। मैं जैसे ही उस मकान से निकला उसी वक्त वहां पुलिस पहुंच गई। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो इंस्पेक्टर उस्मान ने उसकी बात काट दी, बोला, मेरी समझ में सारी बात आ गई है। शारिक बोला, अखबार में क्या लिखा है? इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा, यही कि तुम तवील अरसे से रूपोश थे और दोबारा इस शहर में आते ही तुमने कत्लो गारत शुरू कर दी। जीजा शटल्ली तुम्हारा एजेंट था, वो पुलिस को तुम्हारे बारे में इत्तला देना चाहता था लेकिन तुमने उसे कत्ल कर दिया वगैरह वगैरह। शारिक बोला, पुलिस को ये कहानी भी हाजी ने ही दी होगी। हाजी शायद ये समझता है कि मैं उसके खौफ से ये शहर छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे तो अभी उससे बहुत लंबा चौड़ा हिसाब बेबाक करना है। उसने मेरी माँ और बहन के साथ जो ज्यादतियां की हैं, जब तक उनका बदला न ले लूं चैन से नहीं बैठूंगा। इंस्पेक्टर उस्मान बोला, सब जानता हूं, इसीलिए तुम्हारी मदद करना चाहता हूं और मुझे भी तुम्हारी मदद की जरूरत है। शारिक बोला, तुम्हें मुझसे हमदर्दी क्यों है और मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? इंस्पेक्टर उस्मान बोला, इसलिए कि मुझे भी हाजी की वजह से मुलाजिमत से मुअत्तल कर दिया गया है। शारिक चौंक गया, बोला, क्या? इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद हाजी के आदमियों ने तुम्हारे अड्डे पर हमला कर दिया था। ये अब से तकरीबन 2 महीने पहले की बात है। तुम्हारा आदमी सफेद पाउडर का थोड़ा बहुत धंधा कर रहा था। हाजी के आदमियों ने उसे इस तरह मारा पीटा कि उसकी दोनों टांगों और दोनों बाजुओं की हड्डियां तोड़ दी। इस इलाके के लोग आए दिन के झगड़ों से तंग आ चुके हैं। इस अड्डे की वजह से लोगों का सुकून बर्बाद हो चुका है। इस हंगामे के बाद इलाके के लोगों के एक वफ्द ने डीआईजी से मुलाकात करते हुए सूरत हाल से आगाह किया। डीआईजी ने उस रोज मुझे कार्रवाई के अहकामात जारी किए। मैंने छापा मारकर हाजी के 2 आदमियों को गिरफ्तार किया। हाजी को तुम जानते हो। मेरी इस कार्रवाई का नतीजा ये निकला कि अगले ही रोज आईजी ने मुझे मुअत्तल कर दिया। मुझ पर यह अताब हाजी की वजह से नाजिल हुआ है। मेरी 21 साल की सर्विस है। मुझसे छोटी मोटी बदउनवानियां सरजद होती रही हैं, रिश्वत भी लेता रहा हूं, लेकिन मजमूई तौर पर मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उसके बावजूद एक आदमी के इशारे पर मुझे मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया। अगर किसी गलत काम पर मेरे खिलाफ कार्रवाई होती तो मैं सब्र कर लेता, लेकिन यह सब कुछ एक ऐसे शख्स के कहने पर हुआ जो खुद गर्दन तक जराइम की दलदल में धंसा हुआ है। मैंने उसकी एक मुजरिमाना कार्रवाई के खिलाफ उसके बंदों को पकड़ा था, जिसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ा। शारिक मुस्कुराया, बोला, अगर तुम मुअत्तल न होते तो शायद इस तरह होटल में बैठकर मुझसे बातें करने की बजाय
मेरे हाथों में हथकड़ियां डालने की कोशिश करते। इंस्पेक्टर उस्मान भी मुस्कुरा दिया, बोला शायद। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोला अब क्या चाहते हो? इंस्पेक्टर उस्मान बोला, देखो शारिक, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ ताउन किया है, तुम्हारी मदद की है, और अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, सूरत हाल यह है कि मैंने अपनी मौतली के खिलाफ हाई कोर्ट में तो केस दायर कर दिया है। अपनी सर्विस बहाल कराने के लिए हर किस्म की कानूनी मदद हासिल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं हाजी के खिलाफ भी कुछ करना चाहता हूं और जाहिर है वो सब कुछ गैर कानूनी होगा, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। शारिक ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं हाजी को कत्ल कर दूं? इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा, यह इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बाज दूसरे तरीकों से उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मैं तुम्हें टिप्स दूंगा। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोला, मसलन? इंस्पेक्टर बोला, तुम उसके साथ काम करते रहो, लेकिन तुम्हें भी मालूम नहीं कि उसका तरीक़ाकार क्या है। मैं जानता हूँ, उसके अड्डों से वाकिफ हूँ। उसके कम से कम 2 ऐसे अड्डे मेरी नजरों में हैं जहां उसकी बैनुल-अक़वामी डीलिंग होती है। उन अड्डों पर अगर तुम्हारी तरफ से कार्रवाई हो जाए तो उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। इस मामले में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। शारिक बोला, वो कैसे? उस्मान बोला, जिस इलाके में हाजी के खिलाफ कार्रवाई करोगे, मैं कोशिश करूंगा कि उस इलाके के थाने से तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। मैं सर्विस से मुअत्तल हुआ हूं, लेकिन मेरे ताल्लुकात तो खत्म नहीं हुए। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कि मेरे घर पर जिन लोगों ने हल्ला बोला था उनमें कौन कौन शामिल था? इंस्पेक्टर उस्मान बोला, उनमें से 2 को तो मैं जानता हूँ। एक शेरा टुंडर है, बागबानपुरे का रहने वाला। शारिक बोला, शेरा टुंडर? ये नाम मैंने पहली मर्तबा सुना है। उस्मान ने कहा, थोड़े ही अरसे पहले बागबानपुरे में आया है। ये बुनियादी तौर पर जेब तराश है। कई साल पहले अनारकली के इलाके में वारदातें करता था, कई मर्तबा पकड़ा भी गया। फिर न जाने किस तरह सऊदी अरब चला गया, वहां भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। एक मौके पर जेब काटते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सऊदी कानून के मुताबिक उसकी 2 उंगलियां काट दी गईं और मुल्क से निकाल दिया गया। यहाँ आकर कुछ अरसा दुबका बैठा रहा, फिर उसने बदमाशी शुरू कर दी। इन दिनों हाजी के लिए काम कर रहा है और बागबानपुरे में कदम जमाने की कोशिश कर रहा है। हाजी की पुश्तपनाही की वजह से छोटे मोटे बदमाश तो उससे दब गए हैं, लेकिन बाज बड़े बदमाशों की कोशिश है कि वो वहां अपने कदम न जमाने पाए। उनमें झड़पें होती रहती हैं। और दूसरा मुनव्वर है, वो समनाबाद में रहता है। समनाबाद मोड़ से यतीम खाने के मोड़ तक का इलाका उसका है। अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझता है, भत्ते वसूल करता है। उसने अपना एक छोटा सा गिरोह भी बना रखा है। आमतौर पर समनाबाद मोड़ पर रहता है। ये हाजी का रिश्ते में भाई भी होता है। शारिक ने कहा, ठीक है, मैं 2-3 दिन तो अपने जाती कामों में मसरूफ रहूंगा, लेकिन तुमसे कहाँ राब्ता होगा? इंस्पेक्टर उस्मान ने जेब से एक कार्ड निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया, बोला, मेरा फोन नंबर रख लो, जब भी जरूरत हो मुझे फोन कर लेना। शारिक ने कार्ड देखा, उस पर घर का फोन नंबर लिखा हुआ था। उसने कार्ड जेब में रख लिया और उठकर खड़ा हो गया। बोला, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, 1-2 दिन बाद तुमसे राब्ता करूंगा। वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आ गए। चंद सेकंड रेस्टोरेंट के सामने खड़े रहे, फिर उनके रास्ते मुख्तलिफ हो गए। इंस्पेक्टर उस्मान के बारे में सोचकर शारिक दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। माजी में उसकी वजह से भी शारिक को बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ी थी और अब वो खुद ही उसके सामने झुक गया था। वो खुद मुसीबत में फंसा हुआ था और शारिक से मदद हासिल करना चाहता था। शारिक अच्छी तरह जानता था कि इंस्पेक्टर उस्मान खुद हाजी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। वो बंदूक उसके कंधे पर रख कर चलाना चाहता था। अगर हाजी से इंतकाम न लेना होता तो शारिक इंस्पेक्टर उस्मान को साफ जवाब दे देता, लेकिन अपना इंतकाम लेने के लिए उसने उस्मान की मदद करने की हामी भर ली। उस्मान ने ठीक ही कहा था कि वो मुअत्तल हुआ है, उसके ताल्लुकात खत्म नहीं हुए थे। हर थाने से उसके ताल्लुकात थे और शारिक उस्मान के इन ताल्लुकात से फायदा उठाना चाहता था। शारिक ने इंस्पेक्टर उस्मान से 2-3 दिन का वक्त लिया था। दरअसल इस दौरान वो तैयारी करना चाहता था। उसके पास कोई आदमी नहीं था और हाजी के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदमियों की जरूरत थी। शारिक थोड़ी दूर तक पैदल चलता रहा और फिर उसे एक रिक्शा मिल गया। वो रिक्शे पर बैठकर लंडा बाजार की तरफ रवाना हो गया। नौलक्खे बाजार में दाखिल होते ही उसने रिक्शा छोड़ दिया और पैदल आगे चलने लगा। लंडा बाजार अब इतना फैल गया था कि नौलक्खा बाजार की गलियों में भी सेकंड हैंड कपड़ों के अंबार लगे हुए थे और पैदल चलने वालों के लिए भी रास्ता तंग हो रहा था। लंडे बाजार में अब सिर्फ सेकंड हैंड कपड़े ही नहीं मिलते थे, बल्कि जूते, मोजे, बच्चों की चड्डियां, बटन और खवातीन के गारमेंट्स भी दस्तयाब थे। इन दरामदशुदा चीजों से न सिर्फ गरीबों का भला हो रहा था, बल्कि मुख्तलिफ बीमारियां भी अंदर ही अंदर काम कर रही थी। शारिक लंडे बाजार के हुजूम में चलता हुआ बाबू होटल पहुंच गया। एक मेज पर बैठकर उसने बैरे को चाय लाने के लिए कहा। कुछ देर बाद वो चाय की चुस्कियां लेता हुआ होटल में आने जाने वालों को देखने लगा। उस होटल के ज्यादा ग्राहकों का ताल्लुक मजदूर तबके से था। होटल का मालिक बड़ा मेहरबान किस्म का आदमी था।
अगर कोई मेहनत कश किस्म का आदमी कम पैसे भी दे जाता तो खामोश हो जाता। ऐसे लोगों से वो पूरे पैसों का मुतालबा कभी ना करता। उस होटल के ऐन सामने सड़क के दूसरी तरफ एक तंग सा रास्ता था जो सुल्तान सराय में चला गया था। उस रास्ते पर भी सेकंड हैंड कपड़े बेचने वालों का कब्जा था। पैदल चलने वालों के लिए बहुत कम रास्ता बचा था। रास्ते के दूसरी तरफ जहां कभी सुल्तान सराय का गेट हुआ करता था, वहां चाय की एक दुकान थी। शारिक अब चाय की उस दुकान की तरफ देख रहा था। रास्ते में आते जाते लोगों की वजह से बार बार चाय की दुकान उसकी निगाहों से ओझल हो रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद शारिक अपनी जगह से उठ गया। उसने चाय के पैसे अदा किए और सड़क पार करके सुल्तान सराय वाले रास्ते पर चलने लगा। वो चाय की दुकान पर पहुंच गया। काउंटर के पीछे एक भारी भरकम आदमी बैठा हुआ था। उसके दाईं तरफ गले और पेशानी पर किसी पुराने जख्मों के निशान थे। दाढ़ी उसने गालिबन शौकिया रखी हुई थी, क्योंकि उसके नमाजी होने की कोई निशानी नजर नहीं आ रही थी। शारिक ने काउंटर के सामने रुककर पूछा, मौजू कहाँ है? वो शख्स उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। बोला, मौजू? कौन मौजू? शारिक उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, मौजदीन, तुम्हारा कजन। मेरा नाम शारिक है और मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। वो शख्स चौंक गया। उसने एक बार फिर शारिक को नीचे से ऊपर तक देखा, फिर एक तरफ इशारा करते हुए बोला, उस तरफ दुकानों के साथ साथ चले जाओ, 8वीं दुकान में तुम्हें मौजू नजर आ जाएगा। शारिक उसका शुक्रिया अदा किए बगैर दुकानों के साथ साथ चलने लगा। सुल्तान सराय में अगरचे ज्यादातर मोटर वर्कशॉप्स और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें थीं, लेकिन लंडे बाजार की चंद दुकानें गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होती थीं। ये सब सेकंड हैंड कपड़ों के गोदाम थे। शारिक 8वीं दुकान के सामने रुक गया। दुकान के अंदर 2 आदमी बैठे हुए कपड़े छांट रहे थे। उनमें एक तो बूढ़ा आदमी था, सर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफेद थे और जाहिर है वो मौजू नहीं हो सकता था। दूसरा दरमियाने कद का हट्टा कट्टा आदमी था। उसका सर गंजा और एक कान में बुझा हुआ सिगरेट था। उसने सफेद खद्दर की शलोका किस्म की वॉस्कट पहन रखी थी और चकदार कपड़े की धोती बंधी हुई थी। उसकी कनपटी पर जख्म का पुराना निशान था। उसके बाजुओं के उभरे हुए मसल्स देखकर उसकी जिस्मानी कुव्वत का अंदाजा लगाया जा सकता था। उन दोनों आदमियों ने बैक वक्त गर्दन उठाकर शारिक की तरफ देखा। बूढ़े आदमी की आंखों में तो उलझन सी तैर गई, अलबत्ता दूसरा आदमी उसे देखकर चौंके बगैर न रह सका। वो मौजू था। वो अपने हाथ में पकड़े हुए कपड़े छोड़कर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। शारिक बाबू? शारिक ने आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। बोला, अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान लिया, वरना मुझे अपना तारुफ करवाने में कुछ दुश्वारी पेश आती। मौजू बोला, हद हो गई शारिक बाबू, मैं तुम्हें कैसे न पहचानता। फिर वो बूढ़े की तरफ देखते हुए बोला, कुबे जा चाय लेकर आ, इस आग से कहना अच्छी सी चाय बना, मलाई वाली। फिर वो शारिक की तरफ मुड़ गया और कपड़ों की एक गठरी की तरफ इशारा करते हुए बोला, बैठो शारिक बाबू, खड़े क्यों हो? बूढ़ा उठकर बाहर चला गया और शारिक गठरी पर बैठते हुए बोला, क्या कर रहे हो आजकल? मौजू ने गहरा सांस लेते हुए कहा, मेहनत मजदूरी करके वक्त गुजार रहा हूँ शारिक बाबू। लौरियों को पता नहीं क्या हुआ है, किसी में दम खम नहीं रहा। माजा गुज्जर से तुम्हारा आमना सामना होता रहता था तो जरा रौनक थी। माजा गुज्जर खत्म हो गया, तुम लाहौर छोड़कर चले गए, बस अब तो हर तरफ खामोशी खामोशी है। शारिक बोला, अब ये खामोशी टूटने वाली है। मौजू ने कहा, खामोशी कैसे टूट सकती है शारिक बाबू? अब यहाँ सिर्फ हाजी रह गया है और तुम भी हाजी के साथ मिल गए हो, तो दोनों के सामने सर उठाने की हिम्मत कौन कर सकता है? कौन टकराएगा तुम लोगों से? शारिक बोला, हम दोनों तो आपस में टकरा सकते हैं। मौजू ने हैरत से उसकी तरफ देखा, बोला, क्या कोई अनबन हो गई है? शारिक बोला, ऐसा ही समझ लो। मौजू मुस्कुराते हुए बोला, बस तो ठीक है शारिक बाबू, मेरे पास एक अड्डा है, सोने की कान है, 2-2.5 किलो सफेद पाउडर तो दिन में यूं निकल जाएगा चुटकी बजाते। शारिक बोला, लेकिन इस मर्तबा टक्कर सफेद पाउडर की नहीं, अपनी होगी। मौजू उसकी तरफ झुकते हुए बोला, ओह समझ गया, बंदे गिराने हैं। शारिक बोला, हाँ यही समझ लो। मौजू दायां हाथ बाएं बाजू के मसल पर मारते हुए बोला, कई दिन से मछलियां फड़फड़ा रही हैं शारिक बाबू, तुम हुक्म करो, बंदे का नाम और पता बता दो, कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा वो, आज रात ही मैं उसे ऊपर पहुंचा दूंगा। शारिक कोई जवाब देना चाहता था कि बूढ़ा कूबा 2 गिलास चाय लेकर आ गया। शारिक ने जेब से 10 का एक नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। मौजू बोला, गोल्ड लीफ के 2 सिगरेट भी ले आ। बूढ़ा नोट लेकर वापस चला गया। बूढ़े के जाने के बाद शारिक मौजू की तरफ देखते हुए बोला, इतनी जल्दी नहीं है, कल रात बात करेंगे, मुझे अभी 2 और आदमियों की जरूरत है। मौजू बोला, एक का तो बंदोबस्त मैं कर सकता हूँ, बड़ा जीदार है और बड़ा ही वफादार बंदा है। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोला, कौन है? मौजू बोला, पप्पू सियालकोटी, शादरे में रहता है। शारिक बोला, नाम तो सुना है, बहरहाल कल रात 8 बजे उसे लेकर दाता दरबार के उस गेट के करीब पहुंच जाना जहां देगे पकती हैं, लेकिन पप्पू को समझा देना कि कीमत वफादारी की होगी, गद्दारी की सूरत में मैं खुद उसे गोली मारूंगा। मौजू बोला, हद हो गई शारिक बाबू, मेरा बंदा और तुमसे गद्दारी, ये तो वो सोच भी नहीं सकता,
बहुत वफादार है, बिल्कुल कुत्ते की तरह। शारिक ने कहा, मुझे ऐसे ही आदमियों की जरूरत है। फिर वो पतलून की जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये 10,000 हैं, 5 अपने पास रख लेना और 5 पप्पू को देना, खर्चे पानी के लिए, बाकी हिसाब बाद में। मौजू ने नोटों की गड्डी शलोके की किसी अंदरूनी जेब में रखते हुए कहा, क्या हिसाब बाबूजी, हमें तुमसे पैसों का लालच तो नहीं है ना, तुम तो बस सिर्फ हुक्म क्या करो। शारिक ने बूढ़े कुबे को आते देखकर कहा, ठीक है, कल रात 8 बजे दाता दरबार के सामने। मौजू ने गर्दन हिला दी और गिलास उठाकर चाय का घूंट भरने लगा। शारिक भी चाय की चुस्कियां लेने लगा। कुबे ने 2 सिगरेट शारिक की तरफ बढ़ा दिए। शारिक ने दोनों सिगरेट मौजू के सामने डाल दिए। वो बोला, मैं तो सिगरेट नहीं पीता, तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। शारिक बोला, सिगरेट तो मैं भी नहीं पीता। मौजू ने 2 सिगरेट उठाकर बूढ़े कुबे को दे दिए। बोला, लो ऐश करो, आज गोल्ड लीफ पियो। चाय पीने के बाद शारिक ज्यादा देर न रुका। वो सुल्तान सराय से निकलकर लंडे बाजार से गुजरता हुआ दिल्ली दरवाजे के सामने आ गया। फिर दफतन उसे याद आ गया कि उसने अभी तक समीना और माजी को फोन नहीं किया। हालांकि उसने तुफैल से कहा था कि वो दोपहर से पहले पहुंच जाएंगे। उस वक्त 2 बज रहे थे। उसने दिल्ली दरवाजे के ऐन सामने एक होटल से समीना को फोन किया। पहले समीना से बात की, फिर माजी से बात करते हुए कहने लगा, आप तीनों अभी घर से रवाना हो जाएं। 1-2 जोड़े कपड़ों के अलावा कोई चीज साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, सामान बाद में पहुंच जाएगा। मैंने समीना को बंगले का पता समझा दिया है, आप लोग आसानी से पहुंच जाएंगे। बुर्का या चादर ओढ़कर घर से निकलें। हाँ, मैं रात का खाना आप लोगों के साथ खाऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। फोन का रिसीवर रखते हुए शारिक ने काउंटर की गद्दी पर बैठे हुए पहलवान नुमा आदमी की तरफ देखा। वो ग्राहकों से पैसे लेने में मसरूफ था। शारिक काउंटर के सामने से हटकर एक मेज पर बैठ गया। उस मेज पर सिर्फ एक ही कुर्सी खाली थी। पहलवान के उस होटल में मुर्ग पुलाव के सिवा और कुछ नहीं था। शारिक ने एक प्लेट मंगवा ली और इत्मीनान से खाने लगा। पुलाव वाकई मजेदार था। उसने बड़ी रगबत से खाया। खाना खाने के बाद वो होटल से निकला और दिल्ली दरवाजे में दाखिल हो गया और तंग से डब्बी बाजार से होता हुआ सराफा के चौक पर निकल आया। वहां से उसने वो रास्ता इख्तियार किया जो हीरा मंडी जाता था। ये रास्ता अगरचे खासा तवील था, लेकिन वो जानबूझकर पैदल आया था। हीरा मंडी के इलाके में पहुंचकर वो एक तंग सी तिरछी गली में मुड़ गया। बाज मकानों से तबले की थाप और घुंघरुओं की झनकार सुनाई दे रही थी। ये रक्कासाएं गालिबन रात के प्रोग्रामों के लिए रिहर्सल कर रही थीं। शारिक एक मकान के दरवाजे में दाखिल होकर तंग सी सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। दिन होने के बावजूद सीढ़ियों पर अंधेरा था। तीसरी मंजिल के दरवाजे के सामने वो रुक गया और दस्तक देकर दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। दरवाजा एक बुढ़िया ने खोला था। उसकी उम्र 60 के लगभग रही होगी। चेहरे पर मकड़ी का जाल सा बना हुआ था। बाल बर्फ की तरह सफेद थे। वो दुबली पतली सी औरत थी। उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि जवानी में बेहद हसीन रही होगी। उसकी नाक पर मोटे अदसों वाली ऐनक थी। फ्रेम की एक डंडी टूटी हुई थी। उसकी जगह धागा बंधा हुआ था जो कान पर लिपटा हुआ था। शारिक दरवाजा खुलते ही उसे एक तरफ हटाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। शारिक ने औरत की तरफ देखते हुए पूछा, जफरी कहाँ है? औरत ने नाक पर ऐनक दुरुस्त करते हुए कहा, अंदर सो रहा है, तुम कौन हो? शारिक बोला, मैं उसका दोस्त हूँ, उसे जगा दो, जरूरी काम है। औरत ने कहा, वो थोड़ी ही देर पहले सोया है, मैं उसे जगा नहीं सकती, तुम शाम को आ जाना। शारिक अपनी जगह पर खड़ा इधर उधर देखने लगा। ये कमरा तकरीबन 15 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा था। उसके एक तरफ आतिशदान बना हुआ था जिसके सामने बर्तन बिखरे हुए थे। आतिशदान के करीब ही एक खिड़की भी थी। खुली हुई खिड़की से तेज रोशनी अंदर आ रही थी। दूसरी दीवार के साथ एक चारपाई बिछी हुई थी। उस कमरे से आगे 2 कमरे और थे। एक का दरवाजा खुला हुआ था और दूसरा बंद था। शारिक ने पहले आगे बढ़कर खुले हुए दरवाजे में झांका। वहां कोई नहीं था। वो दूसरे दरवाजे की तरफ मुतवज्जे हो गया। उसने आगे बढ़कर दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। शारिक अंदर दाखिल हो गया, लेकिन दूसरा कदम उठाते ही उसे रुक जाना पड़ा। कमरे में दाईं तरफ पलंग पर एक औरत और एक मर्द लेटे हुए थे। मर्द की आंखें बंद थीं, अलबत्ता औरत जाग रही थी। उसने शारिक को देख लिया। वो एक झटके से उठ गई। शारिक ने औरत की तरफ देखते हुए कहा, जफरी से कहो मैं साथ वाले कमरे में इंतजार कर रहा हूँ। वो कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में घुस गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। जफरी वाकई गहरी नींद सोया हुआ था, क्योंकि शारिक की आवाज सुनकर भी उसकी आंख नहीं खुली। शारिक कुर्सी पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। गली के दूसरी तरफ वाकई मकान की खिड़की में 2-3 औरतें नीचे गली में खड़े हुए किसी शख्स से चीख चीख कर बातें कर रही थीं। तकरीबन 5 मिनट के बाद जफरी कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा भी गुस्से से सुर्ख हो रहा था। गालिबन इस मदाखलत बेजा पर वो झुंझला गया था, लेकिन शारिक को कुर्सी पर बैठे देखकर उसका गुस्सा काफूर हो गया और चेहरे के तासुरात बदल गए। उसने आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से शारिक से हाथ मिलाया। बोला, शारिक बाबू तुम कहाँ गायब हो गए थे? 3-4 महीनों से तुम्हारे बारे में कुछ सुना ही नहीं। शारिक बोला, मैं मुल्क से बाहर गया हुआ था। मालूम होता है आजकल तुम्हारे पास कोई काम नहीं है।
और आज तुम्हें देखकर ये भी सच साबित हो गया कि बेकार आदमी शैतान के शिकंजे में आ जाता है। जफरी ने गहरा सांस लेते हुए कहा, बेकार आदमी वाकई शैतान के चक्कर में आ जाता है, लेकिन कुछ करने को है भी तो नहीं। सारा दिन ऐसे ही पड़ा रहता हूँ। शाम को इन गलियों में आने वाले तमाशबीनों से चाय पानी का खर्चा वसूल कर लेता हूँ। इसके अलावा बस कुछ भी नहीं। अब तुम आ गए हो तो मालूम होता है कि कुछ गहमा गहमी शुरू होने वाली है। शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक समझे, गहमा गहमी वाकई शुरू होने वाली है, लेकिन इस मर्तबा मुकाबला ज्यादा चालाक और ताकतवर दुश्मन से। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। अगर तुम चाहो तो इनकार कर सकते हो। जफरी बोला, इस शहर में तुमसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा शारिक भाऊ? शारिक ने कहा, हाजी। जफरी हैरत से बोला, हाजी? मगर वो तो तुम्हारा दोस्त। शारिक बोला, दोस्त पहले था, अब वो मेरा दुश्मन नंबर 1 है। मुझे सबसे पहले उसे खत्म करना है या खुद मिट जाना है। जफरी बोला, शारिक भाऊ तुम्हें कुछ क्यों हो, हम तुम्हारे दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे। शारिक बोला, ठीक है, कल रात 8 बजे दाता दरबार पहुंच जाना।